बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए और आरएनए की चेकिंग करनी है तो क्या लेना पड़ेगा हमें, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, है ना। और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की करनी है तो साउदर्न वेस्टर्न, और प्रोटीन चेक करना है तो वेस्टर्न, है ना। तो इस तरीके से अभी कौन सा चल रहा था हमारा, सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न प्लॉटिंग, ठीक है ना। तो सदर्न प्लॉटिंग तकनीक में कल लिखवा दिया था लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे डीएनए है ना, किसी जीव में से हमने डीएनए निकालने के बाद उसको प्लाज्मिड के साथ के साथ मर्ज करवा दिया। उसके बाद हमने उसे क्या किया, होस्ट सेल में डाला। होस्ट सेल में डालने के बाद क्या होगा, उसकी क्लोनिंग करवाई जाएगी, है ना। जब क्लोनिंग हो गई उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से उस सेल में किसी कोशिका में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, यानी वांछित डीएनए किसी कोशिका में उपस्थित है या, ठीक है। तो है तो उसके लिए चेकिंग करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, डीएनए के तरीके से बहुत सारी कॉपीज बनाती है ना। अगर आरएनए की मदद से बनानी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आरएनए की मदद से बनाते हैं तो सीडीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल ये देखते हैं कि डीएनए के साथ हमारा बनाना डीएनए जो है वांछित डीएनए वो मर्ज हो गया या नहीं, ठीक है। वो आगे बात करते हैं, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या ये लिखवा दिया था थोड़ा सा, ये नाइट्रोजन सेल्यूलोज वगैरह का डीएनए का रेडियोएक्टिव पदार्थों का उपयोग करते हैं ना। एक थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं एक बार कि क्या किया, ये एगार था, ठीक है ना। एगार के ऊपर क्या था, ऐसे डीएनए था, ठीक है। फिर इसको एक बफर सॉल्यूशन के अंदर रखा, फिर उसके ऊपर क्या किया, नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर से इसको ढक दिया, और ऊपर से क्या किया, इसमें बहुत ही लगभग इसमें 250 ग्राम के करीब फिल्टर पेपर की एक गड्डी बना दी जाती है, ठीक है ना, मतलब एक वेट ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बफर सॉल्यूशन को ऐसे सोखता रहेगा, और इस तरीके से डीएनए जो है क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोसेल्यूलोज के जो पत्र है उस पर क्या हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा, मर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसको अलग अलग टेम्परेचर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देंगे, लगभग 43-37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ही मर्ज हो जाएगा, ठीक है, अलग नहीं होगा। कंडीशन बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी जैसे बोर्ड है उसके ऊपर हम ऐसे सैनिटाइज बिल्कुल वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोसेल्यूलोज क्या हो जाता है, डीएनए का फ्लैट बना देता है, फ्लैट। आगे बात करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। तो सदर्न के बाद आगे क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ये किसके लिए प्रयोग की जाती है, आरएनए, ठीक है। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज कब होती है, आफ्टर द इलेक्ट्रो, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग चलेगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा, आरएनए की खंडों को ठीक है, उसे उसके सेगमेंट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लेकिन आरएनए तो हमेशा ही क्या होता है,
सिंगल स्टैंडर्ड, एक सूत्री है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन देना था मुझे आपको कि ये डीएनए है, वो सॉरी ये आरएनए है, बोलो ये भी तो है आरएनए, तो इसके अंदर भी पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग का मतलब युग्मन हो रहा है, नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो आप इसे क्या बोलोगे, एकल सूत्री या द्विसूत्री? बताओ, द्विसूत्री है या एकल सूत्री है? भाई एकल सूत्री में तो युग्मन नहीं हो सकता है, एकल सूत्री में तो युग्मन नहीं होता, लेकिन यहाँ युग्मन हो रहा है, तो अब इसे क्या कहोगे, एक सूत्री या द्विसूत्री? कितने हैं जो एकल सूत्री कह रहे, हाथ खड़ा करना। कोई नहीं कह रहा, सब द्विसूत्री। तो समझो एक बात को, इधर देखो, फिर अब इधर देखना, एक रस्सी ऐसे रखी थी, इसी रस्सी को मैंने उठाया और यूं घुमा दिया, घुमाव दे दिया, रस्सी का एक छोर ये रहा, एक छोर ये रहा, है तो एक सूत्री, है कि नहीं है? तो है ना क्वेश्चन, ये टीआरएनए का टाइप है, पता है ना आरएनए कौन से टाइप का, ये टीआरएनए वो एमआरएनए है, लेकिन है एक सूत्री। ये मत सोच लेना युग्मन हो गया तो द्विसूत्री हो गया, पेयर्ड है, मैंने कब मना किया पेयर्ड नहीं है? क्यों होना चाहिए? पेयर एक में भी तो बन सकता है, कैसे? अरे ये है, ये रस्सी है, इसी में इधर समझ लो, ये है, इस एक में क्या है, ये नाइट्रोजन ही क्षार है, ठीक है, ए यू जी सी जी ए यू है, ठीक है जी, है। अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया ऐसे यूं, लो अब क्या हो जाएगा, ए के सामने कौन आया, इधर ए है तो इधर कौन है, यू है, इधर यू है तो इधर क्या है, ए है, ये बना भी गजब एकदम से, है ना, एक सी कम रह गया, चलो इधर समझो, इधर जी तो इधर सी, इधर जी तो इधर सी, बोलो घूम गया कि नहीं घूम गया? तो एक सूत्री में भी फोल्डिंग होती, फोल्डिंग हुई है, वो बच्ची सही कह रही थी उधर कि फोल्डिंग हो गई, घुमाव आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो द्विसूत्री हो गया। आई बात समझ में? भाई एक रस्सी है ये, ठीक है, ये अभी ऐसे रखी है तो एक सूत्री है, इसी को मैंने घुमा दिया और घुमा दिया, लो अब हो गई पेयरिंग, अब नहीं घुमाऊंगी माइक खराब हो जाएगा, ठीक है, जब ये घूम गई, पेयरिंग हो गई, अब बताओ क्या कहोगे आप इसको, एक सूत्री तो रही हो, डबल तो नहीं होगी ना, तो ये बात याद रखना कि टीआरएनए भी क्या होता है, एक सूत्री होता है, ठीक है, सुबह सुबह डोज मिल गए ठीक है, आगे बात करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की टेक्नोलॉजी में होता क्या है, ठीक है, अलग करते हैं, इस विधि में क्या होता है, नाइट्रो, इसमें होता क्या है, नाइट्रो, अच्छा ये नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर याद रख लेना, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आता है आजकल। कई बार जैसे कई बार क्या होता है, लोग लेंस वेंस लगाते हैं, है ना, या कभी कभी आपने देखा होगा फिल्मों में क्या करते हैं, वो आईज का कलर चेंज हो जाता है ना, हाँ वो हॉरर फिल्मों में, हाँ हाँ जो भी वो बनते हैं भूत वगैरह जो भी बनते हैं वो, है ना, तो वो कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसी नाइट्रोसेल्यूलोज की लेयर लगाते हैं। पहले क्या होता था, कांच की पतली सी लेयर लगाते थे, तो कांच से नुकसान ये है, अगर है तो आंख में ही ना, वो आंख तो कितनी सॉफ्ट है, उसमें लगेगा तो थोड़ा किरकिरापन लगता था, आंख बार बार डैमेज होने का खतरा रहता था, आंख से बार बार फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो आंख में नुकसान हो सकता है, या कई बार वो फूट भी जाए तो फिर बहुत आंख हमेशा के लिए भी खत्म हो सकती है, इसलिए अब उसका ऑप्शन आ गया, अब बायोलॉजिकल थिन मेम्ब्रेन्स होती है, ये जनरली उसमें भी नाइट्रोसेल्यूलोज यूज कर लेते हैं, ठीक है, वो किसी भी कलर की बना करके उसे लगा लेते हैं, बहुत सारे वो कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हैं, है ना, तो लेंस, चश्मा नहीं पहनना तो लेंस लगा, तो उस लेंस की भी ये है कंडीशन कि वो ज्यादातर ये नाइट्रोसेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, तो बायोलॉजी के स्कोप बहुत है, माइक्रोस्कोप भी होता है बायोलॉजी वालों के पास और स्कोप भी बहुत होता है, क्योंकि अगला आपका जो टॉपिक है वो यही है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या स्कोप है, ठीक है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर की जगह पर यहां पर क्या होता है, अमीनो बेंजोइल
ऑक्सीमिथाइल DMP लिया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज के स्थान पर। DMP पत्र, ठीक है। DMP फिल्टर पेपर यूज, एक तरीके से थिन मेम्ब्रेन है वो, उसे यूज किया जाता है। उसका फुल फॉर्म क्या है? अमीनो बेंजोइल ऑक्सीमिथाइल। डी होगा ना यहाँ, क्योंकि अरे आरएनए के लिए यूज किया ना वो, इसलिए अमीनो बेंजोइल ऑक्सीमिथाइल, ठीक है ना। इसको ऐसे ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अमीनो बेंजोइल ऑक्सीमिथाइल ये एक पत्र होता है, वो यूज किया जाता है। और इसमें भी क्या होगा, इस पत्र के ऊपर आरएनए लगा देंगे, उसके बाद फिर उसको कहाँ रख देंगे? मीडियम के अंदर रख देंगे, ठीक है। और एक व्हाइटमेंट का लेयर होता है, ठीक है, व्हाइटमेंट का पत्र होता है, ये लिख देते इसी में। व्हाइटमेंट का एक पेपर होगा, उससे यूज करेंगे, ठीक है। और आरएनए क्यों यूज किया? क्योंकि एक पॉइंट अच्छे से लिख लो आप लोग, आरएनए नाइट्रोसेल्यूलोज से कभी नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पर देखो कई बार कुछ टर्म्स ऐसी लेनी पड़ती हैं, यहाँ पे आप इसके हिसाब से देखो ना, बोलोगे एएमपी लेना चाहिए था, एएमपी लेना चाहिए था ना वर्ड्स के साथ, लेकिन डीएमपी क्यों लिया? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अब आप लोग अगर यहाँ एएमपी यूज करोगे तो एएमपी का मतलब क्या हो जाता है? अमीनो एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं हो जाएगा? तो वो तो करेंसी का टाइप, ओ सॉरी, करेंसी कौन सी? सेल की करेंसी बोलते हैं उसको, या एनर्जी का एक टाइप हो गया ना, एडीपी, एटीपी और एएमपी, है ना। पता है ना क्या होती है ये सब? एडिनोसिन की प्रोटीन होती है ना, और उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। 3 फॉस्फेट होंगे तो उसे क्या बोल देंगे? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक निकल गया डाइफॉस्फेट, 2 निकल गए मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे इसलिए डी दिया गया, जिससे पता चले कि ये डीएनए नहीं आरएनए से संबंधित होती है, ठीक है ना। तो आरएनए नाइट्रोसेल्यूलोज से नहीं बन सकता, तो उसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे? डीएमपी पेपर यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके आधार पे क्या होगा, फिर पेपर्स देखेंगे उसके, मतलब साइज देखेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ भी नहीं है, वो डीएमपी पेपर होता है और वो व्हाइटमेंट पेपर की हेल्प से बनता है। उसके ऊपर आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस से घुमा करके जो भी आरएनए निकले उनको बिछा दिया जाता है, ठीक है। तो वो अपने आप ही अलग अलग तरीके से वो फैल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं हमें कितना आरएनए की जरूरत है। हमें आरएनए की नहीं, बल्कि आरएनए की क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पूरा आरएनए तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो जितना सीक्वेंस चाहिए उतना हम लोग उसे पिक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वहां से, ठीक है। फिर किसी जीव में डालना है, होस्ट कोशिका में, उसमें हम डाल देंगे। वो आरएनए क्या करेगा आगे जाकर के? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बनाएगा, है ना। डीएनए होस्ट सेल के अंदर जाएगा। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि वो आरएनए डायरेक्टली अमाइनो अम्लों को इकट्ठा करता है, उसे डीएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ही वो क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। समझ आ गई बात? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली आरएनए ही डाल दिया है और आरएनए के उस सीक्वेंस के हिसाब से उस ये जो सीक्वेंस होता है एजीटीसी का, ये 3 का नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम है ना, उसे क्या बोलेंगे?
क्या बोलते हैं भाई उसे, अमीनो अम्लों के लिए सीक्वेंस है ना, कोडोन है, वो आनुवंशिक कोडोन है, तो उन आनुवंशिक कोडोनों का प्रयोग करके फिर क्या होगा, प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये तो इसमें तो इतना ही है, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया तो फिर इसको इरेज कर दो, बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और, कभी कभी इसमें क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर DBM होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग थी। DBM प्रोब क्या होता है, डीएनए का सैंपल सीक्वेंस है ना, ऐसा टुकड़ा जो सैंपल की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से डीएनए के अंदर जो जीन होगी उसके कंप्लीमेंट्री आरएनए तो उसके साथ बंधित होगा, और तो कोई होगा नहीं। तो फिर ऑटो रेडियोग्राफी होती है ना, उसमें रेस डालते हैं अलग से और फिर कंप्यूटर से कनेक्शन कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि इस प्लेट में डीएनए का क्या सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, मतलब रेडिएशंस डाले जाते हैं, जैसे आरएनए आपने फैला लिया प्लेट के ऊपर, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, फिर अलग अलग साइज के हैं वो अलग अलग, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पिक कौन सा करना है वो देखना है कि कौन सा उठाना है उसमें से। तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर वो डीएनए जिसका सीक्वेंस आपको पहले से पता है, उस डीएनए के सीक्वेंस को क्या करोगे, उसके ऊपर सेट कर दोगे। तो आरएनए अपने आप चल करके, मतलब आरएनए और डीएनए खुद ही कहां पर जाके बंधित होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब जो संपूरक होंगे। जैसे आपने यहाँ आरएनए डाला, ठीक है जी, आपके आरएनए में मान लो AUGGCCUA ये सीक्वेंस था, आपने फिर यहाँ पे एक सूत्री डीएनए डाला, कौन सा डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, SS लिख लो यहाँ पे। SS का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, एकल सूत्री डीएनए है, ठीक है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड को तो लाने का कोई मतलब नहीं बनता ना, वो तो बंधेगा ही नहीं। तो आप ले आए डीएनए, डीएनए में यहाँ पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है CCGTAGCT, ठीक है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, ये T और A तो बंध जाएंगे, पर ये C और U तो बंध ही नहीं सकते, तो ये इस वाले प्रोब से तो बंधेगा नहीं, फिर ये किससे जाएगा,
या आपको नहीं पता है कि यहाँ कौन सा सीक्वेंस है। मान लो हुआ ये कि आपने जो डीएनए डाला उसमें कंडीशन ये थी TACCGGAT, ये कंडीशन थी। तो अब ये इस वाले को छोड़ करके इससे बंध गया, तो आपको इसका पता है क्योंकि ये डीएनए के खंड क्या है, प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है, सैंपल डीएनए सेगमेंट, यानी आपको पता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो आपको ये नहीं पता कि आरएनए का क्या सीक्वेंस है, आपने तो बस आरएनए उठाया, फैला दिया, काट दिया, तोड़ लिया, जो भी किया आपने। अब आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि जो हमने आरएनए निकाला उसका सीक्वेंस क्या है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, डीएनए के सैंपल डाल दिया आपने, ठीक है। जिस डीएनए के सैंपल से ये आरएनए जाकर के पेयरिंग करेगा, इसका मतलब आपको डीएनए का सीक्वेंस तो पता था, आरएनए का अपने आप पता चल जाएगा। आई बात समझ? एक बार फिर से समझ लो। आपने ये प्लेट ली, इसके अंदर आपने यहाँ न्यूक्लियोटाइड वगैरह ये सब डाल दिया, ये डीएमपी का पत्र ले लिया, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, आरएनए डाल दिया। अब हमें नहीं पता कि इस आरएनए का क्या हिसाब किताब है, क्या है इसमें। आपने ऐसा किया, इसमें ऐसा डीएनए डाला जिसका सीक्वेंस ACCCCU, सॉरी डीएनए डाला ना आपने, तो T ये था, ठीक है। अब अगर ये इसके साथ पेयरिंग कर लेता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस हो जाएगा UGGGG और A, आपको पता चल जाएगा। पर अगर इसने इससे पेयरिंग नहीं की तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा डीएनए डालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो लाइब्रेरी काम में आती है, ठीक है। टुकड़े डाल डाल के देख लिए, जिसका जिसके साथ पेयरिंग हो गई। मान लो इसकी सीक्वेंस यहाँ पे ए ही था, तो और ये इसके साथ पेयरिंग कर गया कुछ समय के लिए, तो इसका मतलब इसमें क्या है, केवल यू ही यू है। आई बात समझ? तो इस तरीके से डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाते हैं। एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है आपके लिए, कैसे कि आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दे दिया उसने, एक स्ट्रेन में, ये 5 to 3 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने दे दिया AATTCCCGT, क्या है ये, डीएनए खंड है, ठीक है। अब आपसे कह दिया इसके आधार पर आप लोग आरएनए की खंड बनाइए, तो बनाओ। क्वेश्चन है छोटा सा, बनाइए, ऑनलाइन हो वो भी और ऑफलाइन है वो भी, ठीक है। सीक्वेंस बनाइए इसका। देखो क्या बनाया भाई, आप लोगों ने बनाया सही, ठीक है। मैं एक बार बना रही हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वही बना या नहीं बना। देखो भाई, एक बात और याद रखना, नया फॉर्मेशन किस दिशा में होता है, 5 to 3 की डायरेक्शन में। 5 to 3 यहाँ उल्टा चलता है, बताया था ना। जब 5 to 3 की डायरेक्शन है तो डायरेक्शन ये वाली नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि 3 के सामने 5 आएगा यहाँ, तो डायरेक्शन ये होगी। आई बात समझ? उसके बाद क्या करोगे, ए के सामने आप क्या बना रहे हो भाई, आप आरएनए बना रहे हो, और उधर क्या है, डीएनए। तो ए के सामने क्या लिखा, कितनों ने टी लिखा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बता देना। नहीं लिखा या किया ही नहीं, ऐसे भी हैं, एक आध महान ऐसे भी होते हैं, बड़े बच्चे हो गए ना। ए के सामने यू, टी के सामने ए, यही सीक्वेंस था, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, होशियार हो गए बच्चे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब छोटे बच्चे होते तो तुम्हें टॉफी मिलती है ना, कोई बात नहीं, हम वैसे शाबाशी से काम चला लो, ठीक है, टॉफी खाने से दांत चढ़ जाता है। चलो आप सुन लो, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से डीएनए से आरएनए बनाने का सीक्वेंस आए या आरएनए से डीएनए बनाने का सीक्वेंस आए, बस इतना ध्यान रखना, अगर डीएनए बनाना है
तो ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी। और अगर आरएनए बना रहे हो तो ए के सामने यू आएगा। आई बात समझ? आरएनए में यू आता है, इतना याद रख लो। देखो भाई, जब दो चीजें याद रखनी हो ना तो एक याद रख लो, दूसरा तो ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ आई बात? हर बार सही आंसर नहीं भी आता हो ना तो आपको गलत क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है ना? सीधी बात है। तो ए के सामने एमआरएनए बन रहा होगे या कोई सा भी आरएनए बनाओ, है ना, ए के सामने यू आएगा, ठीक है। बाकी तो जी के सामने सी आएगा, ये सब पता है ही है, ठीक है। तो चलो भाई, क्वेश्चन तो आपने, वेरी गुड, क्वेश्चन तो आपने कर लिया ठीक से, है ना, क्योंकि ये पेपर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। और इस पेपर के खत्म होते ही क्या करना है, इसके क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से, हाँ ठीक है ना, बड़े क्वेश्चंस कैसे आएंगे, छोटे एक आध जो उस टाइम दिमाग में आ जाए, ठीक है ना वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी के भरोसे रह जाओ, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, सैंपल को हिंदी में क्या कहते हैं? नमूना, ठीक है ना। ये क्योंकि कई बार, हाँ भले ही हिंदी मीडियम के हो, है ना, पर कई बार बुक्स में बच्चे दिक्कत देते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली कि जो प्रोटीन के नमूने होते हैं उनको चेक किया जाता है, मतलब उनको देखा जाता है, उनको चयनित किया जाता है, ठीक है। तो वो सब पता होना चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिका ज्यादा बेटर है यहाँ पे, है ना। अच्छा, प्रोटीन क्या होती है? अमीनो अम्लों की श्रृंखला। देखो, श्रृंखला और समूह में अंतर होता है, ठीक है, याद रखना। समूह का मतलब है जुड़े हुए नहीं है। अब आप भी तो विद्यार्थियों का समूह हो, है कि नहीं है? तो समूह अलग चीज होती है और श्रृंखला अलग चीज होती है। श्रृंखला में दो अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। हाँ, और अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। वैसे पता सबको होता है, ऐसा नहीं है कि जिनके मुंह से आवाज नहीं निकली पता नहीं था, ठीक है। आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लीजिए।